प्लीज कम टू दी फॉरेन कोड से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो प्लीज कम टू द डेफिनेशन। दिस इज सेक्शन 2.5, इट इज फॉरेन कोड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। कहां से क्वेश्चन आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। फॉरेन कोड इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 5, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब यहां से समझ लीजिए कि ये जरूरी क्यों है। फॉरेन कोड हुआ एंड देन वी विल हैव टू स्टडी द टॉपिक ऑफ फॉरेन जजमेंट एज वेल। These are the Section 2.5 defines foreign code, Section 2.6 defines foreign judgment, and again when you proceed sections 13 and 14, these two sections enact a rule of res judicata in case of foreign judgments. So 2.5, 1, 2.6.2 and 13 and 14, 3 and 4. These four provisions are related to the foreign judgment and therefore this topic is very important for your mains as well. इसलिए I am suggesting you to understand this code definition carefully and also learn it by heart because foreign code and foreign judgment की definition को आपको mains के आंसर में लिखना पड़ेगा। तो don't forget the keywords और important phrases in this। and ये मैंने आपको समझाया क्यों था, ये क्यों जरूरी है, ये उसकी कहानी आपको समझाया तो उनको भी समझ आ जाएगी। दो कंपनी है, एक है विधि एंड कंपनी एंड एक है समर्थ घई एंड कंपनी। देयर आर टू कंपनीज, विधि एंड कंपनी एंड अदर इज व्हाट? समर्थ घई एंड कंपनी। देयर बोथ कंपनीज आर operating in what? Are operating in USA. One of them is based in the India and second is based in the USA, but they are operating jointly working in the USA. Now there is a commercial dispute between these two companies. इन दोनों कंपनी के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया। That dispute was decided by a court which was situated in the USA, established by the government of the USA. उस मुद्दे को सुलझाया गया, डिसाइड किया गया एक अमेरिका की कोर्ट ने। वो कहां पर स्थित थी? अमेरिका में लोकेटेड थी। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया था। तो दैट डिक्री वाज अवॉर्डेड बाय ए फॉरेन कोर्ट। एक विदेशी न्यायालय ने उस पर निर्णय दे दिया। वहां पर जो इंडियन कंपनी थी, विधि एंड कंपनी थी, वो केस हार गई। वो सिंप्लीफाइड इसमें समझिए। विधि एंड कंपनी ने उसी कॉमर्शियल डिस्प्यूट को दोबारा यहां पर एक सूट दायर किया इंडिया में, भारत में उसी मुद्दे को, उसी झगड़े को, उसी के लिए उसने एज ए प्लेंटिफ शी फाइल्ड ए सूट हियर इन दिस केस। नाउ जो समर्थ घई एंड कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी है, वो क्या कहेगी? वो कोर्ट में गई, उसने कहा कि सर दिस डिस्प्यूट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द यूएसए कोर्ट। विधि एंड कंपनी का हमें अमेरिकन कोर्ट से क्या मतलब? हम तो भारतीय हैं, हमारी तो कोर्ट भारतीय कोर्ट सुनेगी। उसने डिसाइड कर दिया तो क्या हुआ? हम नहीं मानेंगे वहां की कोर्ट के वर्ड को। तो क्वेश्चन ये है कि जो फॉरेन कोर्ट है, जो विदेशी न्यायालय है, उसने जो निर्णय दिया, वेदर दैट इज वैलिड इन इंडिया और नॉट, इफ वैलिड देन दिस सूट ऑफ दिस विधि एंड कंपनी विल बी बार्ड बाय द रेस जुडिकेटा। क्योंकि एक बार डिसाइड हो गया, कोर्ट फाइनल अटेन कर चुका, देन इट विल बी दी बार्ड बाय द रेस जुडिकेटा, सेक्शन 11 सीपीसी, है कि नहीं है? तो इस पूरी लड़ाई झगड़े में क्या क्या चीजें काम आएंगी? व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन कोर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन जजमेंट, एंड what are the provisions of section 13 and 14. तो in this context you should understand the meaning of foreign court का मतलब क्या है, कहां से फिल्म से क्वेश्चन आएंगे, और फॉरेन जजमेंट का मीनिंग क्या है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डिटेल्ड डिस्कशन होगा इसका जब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 13 एंड 14। तो आई होप अब आपको समझ में आई होगी बात। आप इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ लीजिए, फॉरेन कोर्ट का मीनिंग क्या है। फॉरेन कोर्ट में आप देखिए दो बातें हैं ओनली, देयर आर ओनली टू थिंग्स। मींस ए कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया, नंबर 1। पहली शर्त यह है कि दिस कोर्ट मस्ट सिचुएट आउटसाइड द इंडिया। ये जो कोर्ट है भारत के
बाहर आउटसाइड द इंडिया इसकी लोकेशन होनी चाहिए, विद इन इंडिया इट शुड नॉट बी। एंड सेकेंड वर्ड एंड not established or continued by the authority of the central government। जो केंद्रीय सरकार है उसकी उसने ना तो उसको एस्टेब्लिश किया हो और ना ही उसने कंटिन्यू कर रखा हो। तो नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन दैट केस if it is disputed whether a court is foreign court or not, so what you will have to see, you will see there are how many, two conditions, whether two conditions are satisfied or not. Number one, where it is located. If it is found that it is located outside the India, and you will see the second situation, second condition ki who established it, which government established it. And if it is found that it was neither established nor continued by the central government, then you can treat that court as the foreign court. तो I believe कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, हाँ ना। Therefore courts in what? England, Scotland, Ceylon, Burma, Pakistan and those Supreme Councils are foreign courts। अब ये कोर्ट्स इनको हम बोलते हैं फॉरेन कोर्ट्स। नाउ इस पे एक सेकंड क्वेश्चन और देख लीजिए आप, क्या आएगा? अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी टू कंडीशन, देखो इसमें क्वेश्चन आ गया, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज 2012 पर क्वेश्चन आ गया। कैसे आया कि अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, दो कंडीशनों का पूरा होना जरूरी है, टू ब्रिंग ए कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट के डेफिनेशन में लाने के लिए दो शर्तों का पालन होना बहुत जरूरी है। तो वो कौन कौन सी शर्तें हैं, ये आ गई। द कोर्ट मस्ट बी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ये है। कोर्ट मस्ट नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी है। कोर्ट मस्ट नॉट कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज व्हाट? डी। तो आई बिलीव कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपको ये आया विद इन दी डायरेक्ट लैंग्वेज से आया, दूसरा क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहां से आया, फॉरेन कोर्ट कहां पर डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 25। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट? फॉरेन जजमेंट। बहुत मुश्किल है भाई, समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का। फॉरेन जजमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 26, this will come in your prelims exam, means the judgment of a foreign court। बस फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको बोलेंगे फॉरेन जजमेंट। सिंपल, बहुत सिंपल है। देखिए कहां से क्वेश्चन आया, फॉरेन जजमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 26। एंड फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने पंजाब में, क्या? फॉरेन जजमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 26 सीपीसी मीन्स व्हाट? जजमेंट गिवन बाय इंडियन कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेनर्स। देखिए दिस जजमेंट इज गिवन बाय इंडियन कोर्ट, ये हो नहीं सकता। जजमेंट गिवन बाय फॉरेन कोर्ट, यस। जजमेंट गिवन बाय एन इंडियन कोर्ट नहीं हो सकता। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। तो आंसर इज बी। तो आई बिलीव कि अब आपको ये 25 एंड 26 समझ में आया या नहीं आया, यहीं तक आप अपने जवाब दे दीजिए मुझे, बताइए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वेरी क्वेश्चन। अब एक सिचुएशन है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक कहानी, ए कोर्ट वॉज ए फॉरेन कोर्ट। सपोज दिस वन ए डोमेस्टिक कोर्ट, ऐसे समझिए। एक कोर्ट है जो इंडिया में ही थी, इंडिया में ही थी, यानी कि इट वॉज एन इंडियन कोर्ट, और यू कैन से इट वॉज ए डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल फॉर द इंडियन कोर्ट। It was not a foreign court. It delivered a judgment. It delivered a judgment. उसने एक judgment दिया। After the date of judgment, because of some agreement between two nations, that area where that court was situated went to a foreign territory.
वो बांग्लादेश का पार्ट हो गया। कुछ गांव, कुछ एरिया हमने बांग्लादेश को दिया, तो वो जो एरिया है जिसमें वो कोर्ट एस्टैब्लिश थी, वो कोर्ट अब चली गई बांग्लादेश में। समझ रहे हैं आप? ये कब हुआ? जजमेंट की डेट के बाद हुआ। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या उस जजमेंट को फॉरेन कोर्ट माना जाए या नहीं? जजमेंट जो है वो फॉरेन जजमेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आप समझ रहे हैं बात को? क्वेश्चन मैं जो कह रहा हूं, डेट, जिस डेट पर जजमेंट दिया गया, सपोज जिस जजमेंट को मान लीजिए 1 जनवरी को जजमेंट आया, उस समय वो कोर्ट फॉरेन कोर्ट नहीं थी, लेकिन उसके बाद में वो कोर्ट जिस शहर में थी, वो शहर ही बांग्लादेश को दे दिया गया। तो नाउ दैट सिटी इज द पार्ट ऑफ द फॉरेन कंट्री। नाउ वेदर दैट जजमेंट विल बी फॉरेन जजमेंट और नॉट, है ना? तो इसी दिशा में आप कुछ लाइनें समझ लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति होती है, टेरिटरी चेंज हो जाती है। टेरिटरी चेंज हो गई, कब हुई? आफ्टर द डेट ऑफ जजमेंट। जजमेंट जिस डेट को दिया गया, उस डेट के बाद में उस कोर्ट का स्टेटस चेंज हो गया। तो वो जजमेंट है, वो फॉरेन जजमेंट माना जाएगा, डोमेस्टिक जजमेंट माना जाएगा, क्या माना जाएगा? इसी के संबंध में कुछ नियम आप पढ़ लीजिए। द क्रूशियल डेट to determine whether the judgment is of foreign court or not. The crucial date means important date. The important date to determine whether the judgment is of foreign court or not is the date of the judgment. Is the date of the judgment. It means what? Date of judgment. You will see, if you want to determine whether this is a foreign judgment or not, तो यू सी ऑन व्हाट डेट इट वाज प्रोनाउंस्ड। वो कौन सी? इट इज नॉट द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, नॉट द डेट व्हेन इट इज टू बी एनफोर्स्ड और व्हेन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। यू विल सी द डेट ऑफ जजमेंट। एंड अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। Which date is crucial to determine whether the judgment is foreign judgment or not? This is the date of the judgment and not the date on which it is likely to be enforced or it is to be executed. Don't forget this fact. This is the question for your prelims. तो I believe ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? वैशाली श्रीवास्तव का क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैडम वैशाली। सर आपने क्या बताया, वो जजमेंट फॉरेन होगा या नहीं? मैडम वो जजमेंट फॉरेन होगा या नहीं, आप इससे अगर वो डेट ऑफ, देखिए मैंने क्या कहा आपको, क्रूशियल डेट कौन सी है? डेट ऑफ जजमेंट। तो जिस डेट पर अगर वो डोमेस्टिक कोर्ट थी, तो फिर डेट ऑफ जजमेंट में अगर वो फॉरेन कोर्ट नहीं थी, तो वो जजमेंट भी फॉरेन जजमेंट नहीं होगा। तो जिस दिन जो जजमेंट सुनाया गया, जजमेंट दिया गया, उस तिथि पर यदि कोई कोर्ट फॉरेन कोर्ट है तो वो फॉरेन जजमेंट माना जाएगा, यदि वो डोमेस्टिक कोर्ट है तो वो डोमेस्टिक कोर्ट माना जाएगा। उसके बाद में अगर उसका कोई स्टेटस चेंज होता है तो उससे उसके करेक्टर, जजमेंट के करेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन जजमेंट इफ इट इज वॉज गिवन ए फॉरेन कोर्ट एट दैट टाइम। तो इट डजंट, you will not see, you will not focus on the date of the execution or date of the enforcement. अब तो क्लियर हुआ? So thus a judgment of a court at the time of its pronouncement would not cease to be a foreign judgment. It means if it was a foreign judgment, यानी कि जजमेंट जब दिया गया तो ये फॉरेन जजमेंट था, ठीक है? इट विल नॉट सीज टू बी फॉरेन जजमेंट बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट सब्सिक्वेंटली, यानी कि बाद में फॉरेन टेरिटरी हैज बिकम पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी हो सकता है। आप समझिए, इसका एक सेकंड उदाहरण देता हूं आपको मैं। लाहौर कोर्ट, ऐसे समझिए कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर वाले शहरों की बात करते हैं, है ना, द डिसीजन वॉज गिवन बाय ए फॉरेन कोर्ट एट दैट टाइम। कहीं कहीं मान लीजिए पाकिस्तान में, किसी को मान लीजिए, नाउ दैट टेरिटरी इज इंक्लूडेड इन इंडिया।
जिस डेट को उसने जजमेंट दिया, दैट वाज द फॉरेन जजमेंट, दैट वाज ए फॉरेन कोर्ट, दैट वाज द फॉरेन कोर्ट, जज इट वाज द जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट कब हुआ? एट द टाइम ऑफ इट्स प्रोनाउंसमेंट। तो एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट दिस वाज ए फॉरेन जजमेंट डिलीवर्ड बाय ए फॉरेन कोर्ट, एक विदेशी न्यायालय के द्वारा उद्घोषित एक विदेशी फॉरेन जजमेंट था वो। लेटर ऑन दैट सिटी वाज इंक्लूडेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिया बन गया, वो बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। दैट फॉरेन टेरिटरी, जो विदेशी जो भूमि थी वो, उस पर भारत का भाग हो गया। तो क्या वो फॉरेन जजमेंट जो है उससे करेक्टर डोमेस्टिक जजमेंट में चेंज हो जाएगा? नहीं, वुड नॉट सीज टू बी सो, दैट विल रिमेन फॉरेन जजमेंट। वो उसका जो दर्जा है, उसका जो लीगल स्टेटस है, दैट विल रिमेन ए फॉरेन जजमेंट। भले ही वो कोर्ट अब क्या हो गई है? इंडियन कोर्ट हो गई है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट दैट कोर्ट वाज ए फॉरेन कोर्ट, the status of that court was of a foreign court, therefore that judgment will be treated as the foreign judgment despite the fact that at the time of execution or subsequently that court became the part of Indian court system। बात समझ में आई या नहीं? तो हम ये देखेंगे कि एट द डेट ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट ये फॉरेन कोर्ट थी या नहीं थी, बस उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि द जजमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज द फॉरेन जजमेंट और नॉट। अब बताइए, समझ में आया नहीं आया पूरा कॉन्सेप्ट? इसी रेफरेंस में एक केस है, राज राजेंद्र सरदार मोलोजी नरसिंह वर्सेस शंकर सरन। आई विल गिव यू नोट्स एज वेल। और भी केसेस हैं वहां पर, आपको सेक्शन 13-14 में मिलेंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड इफ इट इज सो, इतना बनता है, देखो इतना बनता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलें। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।